हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। पेपर 2 विज्ञान पैडागोजी को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 17 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई सेक्शन में भी ऊपर लिंक आ रहा है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं सारे प्रीवियस सेशंस को। टेलीग्राम पर यार ज़रूर फॉलो करें, बस आपको यही करना है कि टेलीग्राम पर फॉलो करें और PDF और वेरियस अदर लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे साथ साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए सीटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली पेपर 2 विज्ञान के लिए हम बहुत सारे सेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सेशन के साइंस पैडागोजी का सेशन हम डील कर रहे हैं साइंस मैराथन में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच इज दैट, प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण के लाभों में से एक यह है कि it has a short term effect, it considered the face value of all situation, it helps the student to consider value ended, it helps the student to solve hypothetical questions। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। प्रक्रिया उन्मुख की बात की जा रही है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच जो होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका एक एडवांटेज क्या हो सकता है, इसका एक लाभ क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस में से फटाफट से चैट के फॉर्म में आप रिप्लाई कीजिए और एसेस कीजिए अपने आप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैराथन के, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देख के जाइएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इट हेल्प द स्टूडेंट टू कंसीडर द वैल्यू एडेड। जो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो क्या करती है भाई, लर्निंग कराती है। उसके लर्निंग में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि ये बच्चों को रिकॉग्नाइज कराती है उसकी फैमिली के बारे में और उसके होम के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में। स्टूडेंट कंसीडर करता है वैल्यू एंड्स और आइडेंटिफाई करता है अपने आप को रियल डिफरेंस और क्या रियल है और क्या रियल नहीं है। तो ये एक तरीके से हेल्प करता है वैल्यू एंड्स पर, महत्वपूर्ण सिरों पर विचार करने पर मदद देता है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं तो उसको और दूसरे पहलू की तरफ कि इसके थ्रू जो जितने भी वास्तविक मूल्य हैं उस पर बच्चा विचार कर सकता है। वास्तविक मूल्य जितने भी हैं उन पर विचार कर सकता है, इसी को हम प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण कहते हैं। और इसके ये फायदे हैं, घर और पारिवारिक जीवन की जटिलता को पहचान सकता है बच्चा, ये इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिक अप्रोच एक्सेप्ट, डैश को छोड़कर संकेंद्रित दृष्टिकोण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ए, नॉलेज इज वाइडेंड स्लोली एंड स्टीडली, द सब्जेक्ट मैटर इज टेकन एंड स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, ए स्टडी प्रोग्राम इज मेंटेन टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल द प्रोपोर्शंस आर टॉट इन द सेम क्लास। बताया भी क्या होगा। जो कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं, जिसको संकेंद्रिक दृष्टिकोण बोलते हैं, उसमें से इसकी एक विशेषता क्या होगी, ये आपको पहचानना है, ये आपको बताना है। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए जिन लोगों ने भी हमारे ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ऑल द प्रोपोर्शंस आर टॉट इन द सेम क्लास, जो ये कॉन्सेंट्रिक क्लास होती है जिसको हम संकेंद्रित दृष्टिकोण का नाम देते हैं, तो ये किससे लिया गया है, ये संकेंद्रित वृत्त से लिया गया है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल से लिया गया है, जिसमें एक सामान्य केंद्र होता है, जैसे हमारा सेंटर होता है सर्किल में, इसी को हम बोल रहे हैं सामान्य केंद्र होता है, लेकिन त्रिज्या फैलती रहती है। त्रिज्या यानी कि जो रेडियस होती है ये फैलती रहती है। इसी प्रकार ज्ञान को धीरे धीरे और स्थिर रूप में बढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया। कॉन्सेंट्रिक अप्रोच का नाम ये है कि जो नॉलेज है, जो बच्चों को दी जाने वाली नॉलेज है, तो इसलिए इस अप्रोच का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास वृत्त हो गया, वृत्त में एक निश्चित बिंदु होता है जो सेंटर कहलाता है, और उस सेंटर से ही सारी रेडियस निकलती हैं, और इन रेडियस को हम लगातार इंक्रीज करते जाएंगे। और ये रेडियस ही क्या है, एक तरीके से बच्चे को दी जाने वाला ज्ञान है, दी जाने वाली नॉलेज है, और इसको हम धीरे धीरे से एक निश्चित समय अंतराल बाद अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप इसको हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। तो ये एक प्रोग्राम होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण का उच्चतम स्तर है। ऑप्शन नंबर ए RLT, बी MLT, सी ULT या डी KLT। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे पैडागोजी साइंस के लिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर की हमारी सीरीज चल रही है, उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है इन सभी में से, RLT, MLT या ULT एंड KLT। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पैडागोजी में आने लायक क्वेश्चन है। सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो ऑप्शन ए जो बोलता है RLT क्या होता है भाई, RLT कहलाता है रिफ्लेक्टिव
लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर है? तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या बच्चे ने सीखा है। ठीक है, ये एक तरीके से डिफाइन करता है RLT। और ये स्टार्ट होता है चाइल्ड, जैसे अंडरस्टैंडिंग जो लेवल बनता है बच्चे का, उससे ये रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है ULT। इसी को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है भाई? और इट इज़ अ अप्रोच विच इज़ फैसिलिटेट एंड सेल्फ लर्निंग बाय द चिल्ड्रन। यानी कि एक अप्रोच होती है जिसमें हम बच्चा जो है अपने आप सीखता है, सेल्फ लर्निंग में ज़्यादा ध्यान देता है रेदर देन जो उसको गाइड किया जाता है उसकी अपेक्षा जो है बच्चा अपने आप सेल्फ लर्निंग में ही ध्यान देता है, जिसको हम बोलते हैं ULT। और इसके बाद आती है हमारे पास RLT मेथड। RLT मेथड जो होता है, जो हमने बता दिया है आपको, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव मेथड कहलाता है। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, RLT एंड ULT। तो ऑप्शन नंबर ए ये क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्रिटिकली सोचता है और ओरिजिनल थिंकिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। प्ले मेथड इन टीचिंग ऑफ साइंस इज सूटेड मोस्ट टू। विज्ञान के शिक्षण में खेल विधि का सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए एनहेंस न्यूमेरिकल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। बी प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइंस। सी प्रमोट लर्निंग बाय मेमोराइजिंग द कंटेंट ऑफ साइंस। या डी मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कैन बी अचीव्ड बाय द फिजिकल एक्सरसाइज एंड गेमिंग। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? जो प्ले मेथड होता है, खेल के सिखाने वाला जो साइंस होता है, कुछ ऐसे हमने ग्रुप डिस्कशन दे दिया है बच्चे को जिसमें वो प्ले मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी ये हमें बताना है। उससे क्या चीज़ हो सकती है? तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल सही है। तो मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कैन बी अचीव्ड बाय फिजिकल एक्सरसाइज एंड गेमिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। कि आप किसी भी बच्चे का मानसिक जो डेवलपमेंट है वो खेल विधि के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और खेल खेलना एक बच्चे के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास में भी मदद करता है। और ये एक क्या होता है कि व्यक्ति के मानसिक तनाव सहने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जितना कि मतलब अगर आप खेलेंगे तो आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा और स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन द फर्स्ट जनरल रूल्स आर क्लैरिफाइड एंड देन द एग्जाम्पल्स आर गिवन। निम्नलिखित में से किस पार्ट में पहले सामान्य नियमों को स्पष्ट किया गया है और फिर उदाहरण दिए गए हैं? पहले नियम बताए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे। तो ये क्या है? कॉग्निटिव लेसन्स हैं, स्किल्स लेसन है, डिडक्टिव लेसन्स हैं, या फिर इम्पर्सनल टेक्स्ट हैं। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी को घुमा के पूछा गया है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका क्या आंसर है। देखिए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग आपने पढ़े होंगे, आगमन और निगमन विधि जो बोलते हैं, उसी पर ही ये बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा गया। तो ये मेथड क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलेंगे डिडक्टिव लेसन या डिडक्टिव विधि, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नियोजक पाठ बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? पहले एक सामान्य रूल्स के बारे में बताया जाएगा। क्लियर है भाई? निगात्मक जो पाठ होता है उसमें क्या होता है? प्रयोगात्मक पाठ की विपरीत क्रिया होती हैं। प्रयोग में क्या होता है कि हम कोई चीज़ को सिद्ध करके लेके आते हैं। यहाँ पर क्या है? जो सिद्ध किया हुआ रूल है उसको पहले बच्चे को बताएंगे और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको क्लियर करेंगे। और एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, जिसको हम इंडक्टिव बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई आप किसी एक जनरल एग्जाम्पल को लेके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ पर आपने जो निष्कर्ष किया हुआ एक रूल है उसका इस्तेमाल करके बच्चे को एग्जाम्पल विधि के द्वारा समझा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्या विधि कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी डिडक्टिव लेसन या डिडक्टिव मेथड कहलाता है इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट। निम्न में से कौन सा एक असाइनमेंट का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई, नॉट लगा है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट एंड ओरिएंटिंग देम टुवर्ड द लर्निंग एक्टिविटीज, कीपिंग द स्टूडेंट टेंजिबल सो दे डोंट बॉदर द टीचर। सी बोलता है गिविंग द डेफिनेट लर्निंग एक्टिविटी एंड प्रैक्टिसेस। डी कह रहा है गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टडिंग एंड अदर लर्निंग प्रोसेसेस। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि बोलता है असाइनमेंट का विशिष्ट उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए जिन लोगों ने अभी बी दिया है करेक्ट आंसर है बी वाले बिल्कुल सही है। कीपिंग द स्टूडेंट टेंजल सो डैट दे डोंट बॉदर द टीचर। भाई इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता जब हम असाइनमेंट देते हैं। किसी भी बच्चे को असाइनमेंट देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो टीचर को परेशान ना करे इसलिए उसे काम में लगा दिया जाए असाइनमेंट देके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असाइनमेंट देने का मतलब होता है कि भाई जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, जो भी आज उसने लर्न किया है क्लास में उन सब्जेक्ट्स पर या उन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस कर सके, प्रैक्टिस सेशन ले सके और एक्सपेरिमेंट कर सके, अगर हम साइंस के टर्म्स में बात कर सके तो। लेकिन ये बॉदर करना इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल सेट नहीं होता है, असाइनमेंट का एक उद्देश्य नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। द लेसन ऑफ साइंस आर टॉट विद इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कीप इन माइंड ऑफ टीचिंग। विज्ञान के पाठ को शिक्षण के डैश को ध्यान में रखकर समकेतिक दृष्टिकोण के साथ पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है ये? बेनिफिट्स, बी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, सी डिफरेंट आउटकम, या डी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आंसर कीजिए भाई। जो लेसन ऑफ साइंस होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, टू कीप इन माइंड डैश ऑफ टीचिंग, किस चीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, समेकित समाधान यानी कि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस इसके साथ डील करता है। और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा एम्फेसिस करती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी होती है उन पर ज़्यादा बल देती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं टीचिंग में स्पेशली। ओके, जब भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उससे बेस्ड अगर आपके पास प्रैक्टिकल